उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। गुड मॉर्निंग। शुभ समाचारों का भंडार लेकर मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की होगी मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले आपको उन 5 खबरों से रूबरू करवाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है और जिसमें छिपा है आपके लिए शुभ समाचार। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी गुड न्यूज आज की यही है कि हम गुड न्यूज टुडे पर अब हर सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। आप चाय की प्याली हाथ में रख लीजिए, मीठी चाय का लुत्फ उठाइए और साथ ही सिर्फ पॉजिटिव खबरों से अब रूबरू हुए। क्या कहते हो वैभव? बिल्कुल रोमिता, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि काफी लंबे वक्त से हिंदुस्तान को भी एक ऐसे न्यूज चैनल का इंतजार था जो बेहद शुभ हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिविटी से दूर हो, क्योंकि कोरोना काल में बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जिसने न्यूज चैनल देखना पूरी तरीके से छोड़ दिया था। लेकिन अब हम 5 खबरों की ओर रुख करते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। शुभ समाचार नंबर 1 देखिए, क्रिकेट के मैदान से है, जो कि आज टीम इंडिया को ओवल से गुड न्यूज मिल सकती है। मुकाबले का आज 5वां दिन है और माना जा रहा है कि टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी भारत को जश्न का बड़ा मौका दे सकती है। और देखिए, टोक्यो से भी भारत के लिए एक नहीं बल्कि कई शुभ समाचार आ जाने वाले हैं। भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो में इतिहास रचा है। इंडिया के चेहरे पर एक नहीं 19 मेडल की मुस्कान है और देश अपने खिलाड़ियों के जज्बे पर तालियां बजा रहा है। गुड न्यूज कोरोना से जंग के मोर्चे पर भी है, जिसमें तीसरी लहर की जो बातें हो जा रही थी वो अब खतरा टल सकता है। जी हां, इसे लेकर एक राहत भरी रिसर्च सामने आई है। इस शुभ समाचार की डिटेल भी हम आपको बताएंगे। बच्चों की वैक्सीन से जुड़ा आज का सबसे बड़ा शुभ समाचार भी हम आपके सामने पेश करेंगे। आपको बताएंगे कि बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन कैसी है, इस वैक्सीन में क्या कुछ है, पेरेंट्स किस तरह से खुश हो सकते हैं इस खबर से। शुभ समाचार राम भक्तों के लिए भी है, जिनके लिए रेलवे धार्मिक पर्यटन की सौगात लेकर आ रहा है। 7 नवंबर से रामायण सर्किट ट्रेन चलेगी, जो श्री राम से जुड़े सभी तीर्थों के दर्शन कराएगी। खबरों की दुनिया का नया सवेरा हो चुका है। उम्मीदों और पॉजिटिविटी की शुभ शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल वैभव, गुड न्यूज टुडे आपके सामने है, जहां नेगेटिव खबरों की नो एंट्री है और शुभ खबरों का भरपूर खजाना है। जी हाँ, गुड न्यूज टुडे के जरिए हम आपकी नजर नहीं, आपकी नजरिए को हम बदलने जा रहे हैं। 24 घंटे आप हमारे साथ अच्छी और सच्ची खबरों के सफर पर होंगे। तो नेगेटिव खबरों को कहिए ना और अच्छी खबरों का कीजिए स्वागत गुड न्यूज टुडे के साथ। वैभव, आसमान की ऊंचाइयों तक हो गया है उद्घोष कि नया इतिहास लिखा जाएगा। गुड न्यूज की दुनिया में आपका स्वागत है। आ गया है इंडिया टुडे ग्रुप का गुड न्यूज टुडे, एक ऐसा हिंदी न्यूज चैनल जो खबरों की दुनिया और आपका नजरिया बदलने आया है। हम एक और बार न्यूज की दिशा इस न्यूज चैनल के साथ बदल रहे हैं। इस न्यूज चैनल का फोकस पॉजिटिव न्यूज रहेगा। कोरोना की सबसे बड़ी सीख है कि जब कुछ भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो क्या एक चीज़ है जो हमें संभाल सकती है, वो है आत्मविश्वास। ये चैनल का मिशन होगा कि ये आत्मविश्वास कभी ना टूटे। हम उम्मीद को कायम रखेंगे। आज तक HD और इंडिया टुडे के बाद गुड न्यूज टुडे ग्रुप का चौथा न्यूज चैनल। गुड न्यूज टुडे यानी GNT पर हर खबर का सच्चा और अच्छा एंगल आपको मिलेगा। हमारे हीरोज की कहानियां होंगी।
प्रेरणादायक खबरें होंगी। रोज रात 9 बजे देश की बात सुनाएंगे सोनू सूद। मैं कहता हूं कि मैं एक आम इंसान हूं, यानी वो जो अपने काम की वजह से पिछले 1.5 साल से गुड न्यूज का पर्याय बन चुके हैं। देश की बात सुनाता हूं। अच्छी बातें सुन लो मेरे भाई, अच्छी बातें सुन लो मेरे भाई। इंडिया टुडे ग्रुप न्यूज की दुनिया में हमेशा क्रांति करता आया है। लेकिन सब बुरा है, ऐसा भी कहा है, उम्मीद के वर्क में लिपटी छोटी छोटी खुशियां रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। और गुड न्यूज टुडे संघर्ष भरी दुनिया में मुस्कुराहटों की क्रांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज वाली स्माइल, GNT यानी गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने कि शानदार आगाज हो चुका है और अब हर रोज हम आपको शुभ खबरें परोसने वाले हैं। बिल्कुल रोमिता, और कमाल की स्फूर्ति और कमाल की एक खुशगवारी देखने को, मतलब मजा आ गया देख के। ऐसा लग रहा है कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा न्यूज चैनल होगा। चलिए तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वैभव, क्या एक दिन में 50 साल का फासला नापा जा सकता है? क्या सोचते हो तुम? क्यों नहीं ना, अगर इरादा विराट हो तो कुछ भी मुमकिन है। वैसे भी कोशिश और कामयाबी के बीच बस एक कदम का फासला होता है। टीम इंडिया ओवल के मैदान पर आज विराट बल दिखाने जा रही है। यहाँ आज ओवल टेस्ट का आखिरी दिन है, लेकिन हमें तो जीत की महक अभी से आने लगी है, क्योंकि पिछले 4 दिनों की कहानी तो यही शुभ संकेत दे रही है कि आज जीत हमारी होगी, यानी इंडिया की होगी। खुशी से झूमने का मौका, क्योंकि आज खेल के मैदान से आ सकती है सबसे बड़ी गुड न्यूज। और इस भरोसे की वजह है ये तस्वीरें। बस 11 सटीक गेंदें और ओवल में इंग्लैंड का खेल खत्म। भारत की इस विराट बॉलिंग अटैक के तरकश में हर वो तीर है जो इस लक्ष्य को बखूबी भेद सकता है। लिहाजा आप तो बस जश्न मनाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि जिस फॉर्म में इस वक्त टीम इंडिया है, जीत तय मानिए। इस टेस्ट के पिछले 4 दिनों का खेल तो यही विश्वास जगाता है कि आज ओवल में भारत 50 साल का इंतजार खत्म करने जा रहा है, नया इतिहास रचने जा रहा है। हमारे गेंदबाजों को बस इतना करना है कि अपनी स्ट्रेंथ पर खेल जाना है, मैच से पकड़ ढीली नहीं पड़ने देनी है। आज दुनिया का हर क्रिकेट पंडित यही कह रहा है कि भारत के पास दुनिया की सबसे जबरदस्त पेस बैटरी है। ऐसा गेंदबाजी आक्रमण है जो किसी भी विरोधी को धूल चटाने का मादा रखता है। बस उन्हें इसी विश्वास को बनाए रखना है। ओवल टेस्ट की पहली पारी में भारतीय गेंदबाजी का प्रदर्शन इस भरोसे को मजबूती दे रहा है कि आज इंग्लैंड में भारत अजेय बनने जा रहा है, क्योंकि आज अंग्रेज बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाज उंगलियों पर नचाने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तो इस टेस्ट में अब तक टीम इंडिया का प्रदर्शन कह रहा है। पहली पारी में भारत के हर गेंदबाज ने विकेट चटकाया है, दमखम दिखाया है। पहली पारी में उमेश यादव ने 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट चटकाए हैं। ऐसा कोई गेंदबाज नहीं जिसके खाते में विकेट ना हो। एक वक्त था जब पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने महज 62 रन पर ही इंग्लैंड के 5 विकेट चटका दिए थे। आज भी तैयारी इसी कारनामे को दोहराने की है। रोमिता, आप क्रिकेट देखती हैं? बिल्कुल वैभव, कोशिश तो करती हूँ कि क्रिकेट देखूं और कोई भी मैच मिस ना हो, लेकिन हो जाता है कभी कभी, इतने बिजी होते हैं हम खबरों को लेकर, क्योंकि दर्शकों तक अच्छी खबरें भी तो पहुंचाना है, तो कभी कभार मैच मिस हो जाता है। लेकिन कोशिश होती है कि यहीं स्टूडियो से बैठकर इंडिया को चीयर अप करें। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं तो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों को लगातार अपडेट देते रहेंगे और चीयर अप करते रहेंगे इंडिया को। रोमिता, जिस तरह से
टीम इंडिया खेल रही है, कोई शक नहीं है कि जीत हमारी होगी। बिल्कुल सही कहा वैभव, वजह भी हमारे पास है, एक नहीं वो भी 5 धुरंधर, जिनके दम पर हम ये कह रहे हैं कि आज टीम इंडिया जीत दर्ज करे। आज हमारे जो गेंदबाज हैं वो शानदार फॉर्म में हैं और अंग्रेज बल्लेबाज दबाव में हैं। इंग्लैंड को उसके घर में दबोचने का इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं हो सकता। और ये मौका बिल्कुल टीम इंडिया नहीं खोना चाहती है और हाथ में आई जीत को कसकर पकड़ना जानती है। ओवल में बस कुछ घंटों के फासले पर खड़ी है ऐतिहासिक जीत और इस उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है टीम इंडिया की विराट गेंदबाजी। हाल के दिनों में जब भी गेंदबाजों पर निगाहें आ टिकी हैं, जीत टीम इंडिया की झोली में ही गिरी है। भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में हैं। अंग्रेज बल्लेबाजों के सामने दोहरी चुनौती है क्योंकि इस पिच से स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। आप तो बस दुआ कीजिए मैदान में उतरते वक्त इन गेंदबाजों को किसी की नजर ना लगे। मेजबान के सामने आज अपना किला बचाने की चुनौती है, उसके बल्लेबाज दबाव में है। ओवल में चुनौती एक होती तो निपट भी लेते। किस किस से बचेगी रूट एंड कंपनी? उमेश से बचेंगे तो सिराज है, इनसे बच भी गए तो बूम बुमराह के लहराती गेंदों से बचना नामुमकिन है। रात तो ये सोचते सोचते ही बीत गई होगी रविंद्र जडेजा की फिरकी का सामना कैसे करेंगे। वो तो शुक्र है कि अश्विन प्लेइंग 11 में नहीं है। आसमान की तरफ देखने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि मौसम से भी मदद नहीं मिलने वाली। पूर्वानुमान कहता है ओवल में आंशिक रूप से धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। हालांकि बादल छिटपुट बदमाशी कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मौसम साफ ही रहेगा, यानी बचने का कोई रास्ता नहीं। आज टेस्ट मैच का आखिरी दिन है और यही है वजह नंबर 2 जो जीत का भरोसा बढ़ाती है। आखिरी दिन बल्लेबाजी आसान नहीं होगी क्योंकि पिच से गेंदबाजों को मदद मिलना तय है। आसमान उछाल बल्लेबाजों का सिरदर्द बढ़ाने वाला है। टीम इंडिया की जीत की तीसरी वजह यह है कि इंग्लैंड के सामने रनों का पहाड़ खड़ा है। वो लक्ष्य से अब भी 291 रन दूर है, यानी दबाव विरोधी बल्लेबाजों पर है। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के लिए इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर में सेंध लगाना आसान होगा। अगर आज सलामी बल्लेबाजों को जल्दी निपटा दिया तो जीत पक्की समझिए। जो रूट और बेरस्टो से पार पाते ही मंजिल सामने होगी। इंग्लैंड का लचर मिडिल ऑर्डर भारत का काम आसान कर सकता है। इतिहास उठाकर देखे तो भी भारत का पलड़ा भारी नजर आता है और यही है जीत की उम्मीद की वजह नंबर 5। आज तक कभी भी ओवल में टेस्ट की दूसरी पारी में 291 रन नहीं बने। इस रिकॉर्ड पर गौर कीजिए। ओवल में दूसरी पारी में अधिकतम 263 रन ही चेज हो पाए हैं। 263 रन इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1902, 253 रन वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड 1963, 242 रन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 1972। ये आंकड़े कह रहे हैं कि ओवल में आज अंग्रेजों का दम फूलना तय है। टीम इंडिया अगर आज जीत जाती है तो सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर लेगी और सीरीज जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड में जीत हासिल की थी। ओवल में जीत की सौगात विराट सेना को इस लक्ष्य के और करीब ले आएगी। सीरीज जीत की शुभ उम्मीद और पक्की हो जाएगी। तो पिच तैयार है वैभव, मौसम भी कोई खलल आज नहीं डालने वाला है और साथ ही हम भी तैयार हैं मैच देखने के लिए। मैं तो बड़ी खुश हो गई हूँ, एक बड़ी वाली स्माइल मेरे चेहरे पर आ गई है ये गुड न्यूज़ सुनने के बाद कि आज जीत पूरी तरह से पक्की है। क्या कहते हो तुम? बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान जो है वो इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि जीत आज हमारी लगभग पक्की लग रही है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान की जो दुआएं हैं वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंच भी रही हैं। तो चलो चीयर अप कर देते हैं यहीं से। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट इंडिया। टीम इंडिया। वैभव, इतिहास सिर्फ आज खेल मैदान पर ही नहीं लेकिन पैरा ओलंपिक मैदान में भी रचा जा सकता है। भारतीय सुरमाओं की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल, वाकई रोमिता, हर भारतीय का सीना गर्व से इस बार चौड़ा हो चुका है क्योंकि भारतीय एथलीट्स ने पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीते हैं जो सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ चुके हैं। पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने क्या कमाल किया है आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। साथ ही चेहरे पर गुड न्यूज वाली स्माइल लाना मत भूलिएगा।
ये गर्व भरी मुस्कान है। ये देश को अभिमान कराने वाली मुस्कान है। ये 135 करोड़ हिंदुस्तान का अभिमान है। हिंदुस्तान के इन खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान को गर्व का ऐसा मौका दिया है जिससे समूचा हिंदुस्तान कह रहा है, ये है देश के वो धुरंधर खिलाड़ी, वो बेटे, वो बेटियां जो भारत की शान हैं, अभिमान हैं। पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस मुकाबले में भाविनाबेन पटेल ने जो हिंदुस्तान को चांदी दिलाकर शुभ शुरुआत की, फिर तो टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की ऐसी चांदी हुई जिसे देखकर हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया भी दंग है। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 8, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस और तीरंदाजी में 1-1 मेडल जीते। खुशी और गर्व से भर देने वाली इस शुरुआत में भाविनाबेन के बाद निषाद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक जीता। उसके बाद तो अवनी लखेरा ने गोल्ड पर निशाना लगाकर जो शुभ शुरुआत की, फिर तो मानो हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में आपस में ही सोना, चांदी और कांसा बटोरने की होड़ लग गई। सुमित अंतिल ने भाला फेंक कर भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया। जब मैं ग्राउंड पे उतरा तो शायद वो लोगों की दुआएं थी जो मेरे को काफ़ी ये हुआ कि आज मैं कुछ अलग करूँगा नया। तो मेरे को नहीं पता उस दिन, लेकिन जब मैंने पोडियम फिनिश किया और लाइक लास्ट थ्रो बची थी, क्योंकि सिर्फ मेरी थ्रो बची थी और गोल्ड कंफर्म हो चुका था, तो वो एक अलग लेवल की खुशी थी कि हाँ फाइनली मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। और मैं घर से गया, जब माँ को, अपने कोच साहब को, सबके बोल के गया था कि मैं गोल्ड के साथ ही वापस आऊँगा। तो वो एक अलग खुशी थी कि हाँ मैंने अपना जो वादा मैं करके गया था वो पूरा किया। योगेश कथुरिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर साधा, तो देवेंद्र झाझरिया ने भी जावलिन थ्रो में सिल्वर जीतकर पैरालंपिक पदकों की हैट्रिक बना डाली। आज वो गर्व से फूले नहीं समा रहे। ग्राउंड पे पहुंचना चैलेंज था मेरे लिए कि ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं मेडल ले लूंगा। लेकिन आपका पर डे टेस्ट होना, आपको कैंप में रहते हुए भी टेस्ट, कहीं न कहीं ये आती थी मुझे कि होगा या नहीं होगा। तो 2 पैरालंपिक्स थे, उनसे ये अलग था। और मैं कहूँ कि मेरा एक सपना था हैट्रिक बनाना। बैडमिंटन में कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ने गोल्ड वाली सर्विस दी, तो नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में सिल्वर अपने नाम किया। पीएम ने फोन कर खिलाड़ियों को बधाई दी। सुहास जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। देश का नाम बढ़ाया, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश दोनों का गौरव दिलाया, देश को गौरव दिला दिया। इन धुरंधरों के अलावा शूटर मनीष नरवाल ने 50 मीटर SH1 में गोल्ड पर निशाना साधा। सुंदर सिंह गुर्जर ने जावलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। सिंगराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता, तो उसके बाद 50 मीटर पिस्टल SH में सिल्वर भी जीता। मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर हासिल किया। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर जीता। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कांस्य पर निशाना साधा। SL3 वर्ग में मनोज कुमार ने कांस्य पदक जीता, तो शरद कुमार ने ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक लपका। 1972 से आज तक जो नहीं हुआ था वो इन खिलाड़ियों ने कर दिखा दिया कि हौसला, हिम्मत और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाजी मारी जा सकती है। ये समूचे हिंदुस्तान का गर्व है, अभिमान है। इन खिलाड़ियों को गुड न्यूज टुडे का सलाम है। तो रिपोर्ट देखने के बाद मेरे चेहरे पर भी गर्व भरी स्माइल आ गई है वैभव। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और पूरे हिंदुस्तान को जो मौका मिला है गर्व करने का वो अद्भुत है। और 19 मेडल कोई कम बात नहीं, अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन। बिल्कुल वैभव, टोक्यो में जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है उसमें से एक नाम और है, नोएडा के डीएम सुहास एलवाई का। बिल्कुल, ये बहुत ही चर्चित नाम है क्योंकि देश को गौरवान्वित कर देने वाली मुस्कान देने वाले डीएम साहब से जीएनटी ने खास बात की है। आपको भी सुनाते हैं, देखिए रिपोर्ट। जितना आशीर्वाद भेजा था, मुझे लगता है कि इनके वजह से
बहुत सारे खिलाड़ियों ने मेडल जीती है। मुझे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि स्पोर्टिंग की हाईएस्ट एरिना होती है ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, वहां सिल्वर जीतने का मौका मिला। हालांकि थोड़ा सा और 4 ही पॉइंट से गोल्ड चूक गई, बट फिर भी यहाँ तक हम पहुंचे, इस मुकाम पर जिंदगी में आए हैं, इसके लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये मेडल मुझे पहनाया गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि जब आप देखते हैं कि तिरंगा ऊपर जा रही है और आप टोक्यो में खड़े हैं और देश के लिए खेल रहे हैं, तो इससे बेहतर क्षण बहुत कम होता है खिलाड़ी की या एक इंसान की जिंदगी में। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के लिए। अगर आप देखेंगे किसी भी इंसान की जिंदगी में 2-4 पल याद रखते हैं जिंदगी भर, जब वो उनको शादी हुई थी या नौकरी मिली थी या बच्चे हुए थे, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे 2-4 पलों में से है जो जिंदगी भर याद रखते हैं। और जैसे मेडल मिली उसके बाद, तो जैसे आपने कहा कि किसको कॉल किया, कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जब हम लोगों को मेडल मिलता है तो हम लोग सामने दिखते हैं कैमरा के सामने, बट बहुत लोगों का मेहनत रहता है उसमें, परिवार की बहुत सैक्रिफाइस रहती है, कोचेस की बहुत भूमिका रहती है, साथ में जो खिलाड़ी हमें खिलाते हैं उनकी बहुत भूमिका रहती है। मैं एक एक करके सबको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि उन सब के वजह से हम आज यहाँ हैं। अगर उन सब में से अगर हमें वो सपोर्ट अगर नहीं मिलता तो हम शायद ना हम यहाँ आपके सामने होते, ना ही मेडल मेरे हाथ में होता। बहुत सारे युवा इस कार्यक्रम में देखते होंगे या उनके पेरेंट्स देखते होंगे, तो वो अपने बच्चे को अथवा युवा ये सोच ले कि आप अपने जिंदगी में जो करना चाहते हैं, अगर इसको देख के एक आदमी भी, अगर एक बच्चे भी अगर इंस्पायर हो जाए, तो मुझे वो पहचान अच्छा लगेगा कि अच्छा इस बंदे ने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को इंस्पायर किया है। बाकी भगवान और कायनात ने सिविल सेवा का मौका दिया है और पैरालंपिक में मेडल जीतने का मौका दिया है। ये मैं एक्चुअली हम जब पढ़ते थे, छोटे थे, सोचते नहीं थे कि कभी IAS बनेंगे, कभी कलेक्टर बनेंगे या पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे। ये सब बहुत बड़े बड़े सपना है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया था तो हमने उनसे यही कहा कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक नॉर्मल सी छोटे से शहर से एक लड़का और इस उम्र में यहाँ तक पहुंच गया है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी फोन कर रहे हैं। तो ये एक सपना सा लगता है। तो आई थिंक बहुत इमोशनल डे है आज मेरे लिए। वैक्सीन को लेकर देश के लिए क्या शुभ समाचार है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं देश के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली वो 10 खबरें। आज हिमाचल प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। नीट और CBSE एग्जाम शेड्यूल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2 अलग अलग याचिकाओं में दी गई है चुनौती। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का दावा, अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो नहीं आएगी तीसरी लहर। जम्मू कश्मीर में भी स्कूल खोलने का ऐलान। 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। 7 नवंबर से चलेगी रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन। 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में होगी पूरी। वाराणसी से चुनार तक अलकनंदा क्रूज की शुरुआत। कमिश्नर दीपक अग्रवाल दिखाई हरी झंडी। चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए पहुंचे सचिन तेंदुलकर, पत्नी और दोस्त भी साथ में थे मौजूद। ओवल टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में पहुंचा। दूसरी पारी में स्कोर 450 रन के पार। आज खेल का आखिरी दिन। US ओपन के चौथे दौर में पहुंचे जर्मनी के ज्वेरेल अमेरिका के जैक सॉक को 4 सेटों में हराया। स्पेन में बुल रन का आयोजन। कोरोना काल के बाद पहली बार प्रतियोगिता। तो खेलों के संसार से बहुत सारी गुड न्यूज आज हमने आपके सामने रखी है। अब बात ऐसी गुड न्यूज की जो हर किसी को राहत दे सकती है। बिल्कुल रोमिता, कोरोना की दूसरी लहर के बाद चिंताएं
जो हैं वो बढ़ रही थी, लेकिन इसे लेकर एक राहत भरी रिसर्च हमारे सामने आई। बिल्कुल वैभव, और इस रिसर्च के बारे में जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस रिसर्च में ये तमाम संकेत मिल रहे हैं जो ये कहते हैं कि अब शुभ संकेत देश के लिए आने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए रिपोर्ट। अगर डेल्टा वेरिएंट ही मुख्यतः रहता है, डेल्टा प्लस या डेल्टा, तब मुझे नहीं दिखता कि आगे कोई बहुत अधिक संख्या बढ़ेगी। कोरोना को लेकर इससे बड़ी गुड न्यूज भला क्या हो सकती है? यानी अगर डेल्टा या डेल्टा प्लस से ज्यादा फैलने वाला कोई वेरिएंट नहीं आता है तो फिर हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के बेहद करीब है। यह अनुमान है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल का। तीसरे वेव की संभावना यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहता है मुख्यतः देश में, तब संभावना कम दिखती है। यदि कोई नया वेरिएंट आता है जो डेल्टा से भी ज़्यादा तेजी से फैलने वाला हुआ, तब एक और वेव आ सकती है। और किस प्रकार की आएगी, कहाँ तक उसका पहुँच होगी, ये निर्भर करता है पूर्ण तरह से कि किस प्रकार का वेरिएंट है। कोरोना के डरावने माहौल में प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल का दावा किसी सुखद एहसास से कम नहीं है और उनके दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोरोना काल के दौरान प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने जितने भी दावे और गणनाएं की वो सच की कसौटी के करीब रहे। और अब उनका दावा है कि जिस तरह से देश में कोरोना के मामले दिख रहे हैं, जिस उमंग और जोश के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ नजर आ रही है, कहीं से भी नहीं लगता कि अब कोरोना खतरे की घंटी बजा सकता है। जी, अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई खतरे की स्थिति है। इसका नंबर्स ऑफ केसेस मुख्यतः केरल प्रदेश में है। अगर उसको हटा दिया जाए तो बाकी भारत में केस की संख्या काफ़ी कम है, 10,000 या उससे भी कम। और जो हमारा मॉडल है सूत्रा, उसके अनुसार ही अभी तक चल रहे हैं बाकी प्रदेश। केवल केरल में संख्या बढ़ी है और उसका कारण भी स्पष्ट है कि केरल में इम्यूनिटी का स्तर इस समय काफ़ी कम है दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा में। आईसीएमआर का सेरो सर्वे जो आया था उसमें निकला था कि जून तक केवल 45% लोग इम्यून थे वहाँ, जबकि प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब 70% से भी अधिक इम्यूनिटी यहाँ पे थी। तो केरल में कुछ समय और लगेगा इम्यूनिटी की स्थिति बढ़ने में, और उसके बाद केरल में भी संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। इन सब के बीच भी अगर मान लीजिए कि तीसरी लहर की कोई भी आहट होती है, तो विशेषज्ञों की माने तो बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों में कोरोना काफ़ी फैला है, वो आईसीएमआर के सेरो सर्वे में भी आया है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उनके बहुत कम हुए हैं। इससे ये दिखता है कि बच्चों में एक नेचुरल इम्यूनिटी ऐसी है कि कोरोना का ज़्यादा असर उनमें नहीं होता। तो इस कारण से मुझे लगता है कि बहुत बच्चों की तरफ से चिंता करने की शायद आवश्यकता ना हो। कोरोना को लेकर यह बहुत ही सुखद खबर है, लेकिन इसे और ज्यादा सुखद बनाए रखने के लिए अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी कोरोना की सबसे बड़ी काट सावधानी है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कुमार अभिषेक, कानपुर, गुड न्यूज टुडे। तो भाई ये खबर देखने के बाद मेरे चेहरे पर गुड न्यूज वाली स्माइल आ गई है, मुझे लगता है आपके चेहरे पर भी आ गई होगी। और देखिए कितनी अच्छी खबर कि अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बहुत कम है। वैभव ठीक बोल रही रोमिता, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने वैक्सीन लगवाई होगी? हाँ, मैंने दोनों डोज ली। इंजेक्शन से डर लगा? मुझे बहुत डर लगता है वैक्सीन। जब मैंने लगवाई तो मुझे इंजेक्शन से बहुत डर भी लगा था और दर्द भी हुआ था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बच्चों को भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, और देश दुआ तो यही कर रहा है कि जो कोरोना की तीसरी लहर ना आ जाए और जिंदगी अपनी जो रफ्तार है वो उसी में चलते रहे। अब बच्चों का तुम जिक्र कर रहे हो, तो बच्चों के लिए आज शुभ समाचार में बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर हम आए हैं। सितंबर के अंत तक बच्चों की वैक्सीन आ सकती है। जी हाँ, 12 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए जल्द ही वैक्सीन यानी कि रक्षा कवच का ऐलान हो सकता है। जी हाँ रोमिता, जायडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन बनकर तैयार है और सरकार की तरफ से इसे सभी तरह की हरी झंडी मिल चुकी है, अप्रूवल मिल जाएगा। और देखिए सबसे खास बात यह है कि इस वैक्सीन के लिए निडल यानी कि सुई का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि बच्चों के लिए डबल गुड न्यूज है। देखिए
आपके टीवी स्क्रीन पर पहली बार बच्चों की वैक्सीन दिख रही है। ये जाइडस कैडिला की पूरी तरह से स्वदेशी प्लाज्मिड डीएनए आधारित वैक्सीन है, जिसका नाम है जाइकोव डी। ये वैक्सीन पूरी तरह से तैयार है और इसी महीने के आखिर तक बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हो सकती है। ये रहा हमारा वैक्सीन, क्या बात है? जो बच्चों और एडल्ट्स के लिए है, और ये 10 डोज है इस वायल में, जिसको दिया जाएगा। तो ये वही वैक्सीन है जाइकोव डी, जिसका इंतज़ार देश के 12 करोड़ बच्चे और उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, और ये वैक्सीन बहुत ही जल्द आने वाली है। हमारे लिए सबसे बड़ी न्यूज़ और गुड न्यूज़ ये है कि आज इंडिया में फर्स्ट डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन अप्रूव हुआ है, और इसकी खुशखबरी ये है कि ये बच्चों लोग में, जिस 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी अप्रूव हुआ है। तो सुना आपने, बच्चों के साथ साथ जाइडस कैडिला की ये वैक्सीन बड़ों को भी लगाई जा सकेगी। और इन सब में सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये निडल फ्री वैक्सीन है, यानी बिना निडल के लगाई जाएगी, यानी बिना दर्द के वैक्सीनेशन। हालांकि आपको फिर से बता दें कि ये वैक्सीन फिलहाल 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए ही है, लेकिन ये लगेगी कैसे ये भी समझिए। We have all heard of this thing called trypanophobia, which is fear of needles, fear of blood. And especially children and certain age groups, there is a lot of fear and hesitancy to do any kind of vaccine or injection. So the beauty of this platform is that it is a needle-free application. So you don't have any needle that pierces your skin. It's only a small dose that goes into the upper skin. जी. So ऊपर के स्किन के भाग में एक प्रेशर से एक डोज जाता है, जो एक बूंद जितना ही होता है। बिल्कुल. एंड सो पेन फ्री होता है। एंड सो लॉट ऑफ हेजिटेंसी जो होती है कि इंजेक्शन के बाद बहुत दर्द होता है, फीवर आता है, रैशेस होते हैं, ये इज डिवॉइड ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस। जाइडस कैडिला की ये वैक्सीन उन माँ बाप के टेंशन का फुल प्रूफ इंतजाम है जो बिना वैक्सीन के अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर बेहद सशंकित हैं, डरे हुए हैं। बच्चों की ये वैक्सीन 3 डोज में लगेगी और तीनों डोज के बीच 28 दिन का गैप रहेगा, यानी पहली डोज अगर आज लगी तो दूसरी डोज 28 दिन बाद लगेगी, जबकि तीसरी डोज 56 दिन बाद लगाई जाएगी। So the dosing frequency, the way we have designed it, is in 3 doses: day 0, day 28, and day 56. So you have to come at these 3 intervals and take the vaccine. As I said, it is needle-free application that is used for this. So बच्चों के लिए ये बहुत the benefit of this will be pain-free होगा ये. Also the benefit will be that local side effects or local systemic side effects जो देखने को मिलते हैं वो कम दिखने को मिले। जाइडस कैडिला 5 साल से 12 साल तक के बच्चों की भी वैक्सीन पर होमवर्क कर रहा है, और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल की शुरुआत से 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। तो है ना बच्चों को लेकर चिंतित माँ बाप के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज। बस चंद दिनों का इंतजार कीजिए, जिसके बाद कोरोना वायरस को लेकर बच्चों वाली चिंता की हो जाएगी नो एंट्री। तो भाई इतनी अच्छी खबर, और बच्चों के लिए इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती कि इंजेक्शन से निजात मिल गई। काश हमारे बचपन में भी। बिल्कुल, मैं भी अभी रिपोर्ट देखने के बाद यही सोच रही थी कि काश हमारे बचपन में भी ऐसा होता। और अभी भी जो बुखार होता था ना वैभव, तो ही सुई लगाई दी जाती थी, मैं तो डर जाती थी बिल्कुल। अभी भी जो सबसे वायरल वीडियोस होती हैं बच्चों की, वो सुई लगवाते वक्त ही होती है, क्योंकि उसमें वो सबसे ज्यादा चीखते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सैडेस्ट पार्ट होता था मुझे लगता है हमारे चाइल्डहुड का। सैडेस्ट नहीं है रोबिता, मुझे लगता है कि एक और बहुत अच्छा पार्ट होता था जब त्योहार आते थे। बिल्कुल, ये सही कहा तुमने। दिवाली, होली, और देखिए त्योहारों का सीजन जो है वो अब शुरू हो चुका है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि उत्सव का आनंद तब दोगुना हो जाता है जब हम सेलिब्रेशन के दौरान अपना और दूसरों का खास ख्याल रखना शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी की तुम बात कर रहे हो, समझ गई मैं। गणेश चतुर्थी की मंगल बेला दस्तक दे रही है, लेकिन विघ्नहर्ता भी हमारी प्रार्थना तभी स्वीकार करेंगे जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जी हाँ, गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा भी हम सबकी साझी जिम्मेदारी तो है ही। तो आइए शुरू कर देते हैं इको फ्रेंडली गणेश उत्सव की तैयारी कैसे, आइए देखते हैं। बाजार में विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश की कई किस्म की प्रतिमा मौजूद है, जैसे केमिकल से बनी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी, हॉट मेल्ट ग्लू और प्लास्टिक से बनी। तो इस गणेश चतुर्थी आप गणपति की कैसी मूर्ति लाने जा रहे हैं?
कोई भी फैसला करने से पहले हैदराबाद के लोगों की राय जान लीजिए। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के गणपति की ही धूम है। लोग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा खरीद रहे हैं और दुकानदार भी मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा ही बेचना चाहते हैं। मिट्टी का गणेश से बहुत बेटर रहता, मिट्टी गणेश से पोल्यूशन नहीं बढ़ता, मिट्टी गणेश से इन्फेक्शन नहीं होता। मिट्टी की गणेश हर कोई घर घर में बैठाए तो सबसे हमारा भारत भी अच्छा रहता, हमारा हैदराबाद भी अच्छा रहता। सबसे अच्छा मिट्टी गणेश है, पूरा कलर गणेश बैठाने से सबसे बेटर मिट्टी गणेश है। 5 फीट से लेके 8 फीट तक गणेश रखे, अच्छा डिज़ाइन का गणेश रखे, मगर पब्लिक आके मिट्टी का गणेश चॉइस कर रहे, आके लेके जा रहे मिट्टी का गणेश, लेके जाके वही घर में पूजा करके वहीं उसको पौधा लगा रहे, तो उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा, बहुत खुशी हो रही। और मिट्टी के गणेश ही लाओ बोल के बोल रहे, लेके जा रहे कस्टमर, अच्छा सेल हो रहा, हमारा मिट्टी का गणेश ही सेल हो। मिट्टी की मूर्ति से प्रदूषण नहीं फैलता, केमिकल्स और रंग ना होने की वजह से इन्फेक्शन का डर नहीं है, लिहाजा ये पूरी तरह सुरक्षित है। यही वजह है कि वो इस बार हैदराबाद के बाजारों में मिट्टी के गणपति छाए हैं। मैं यहाँ पे गणेश लेने आया। ये जो मैं इको फ्रेंडली गणेश हर साल बिठाता हूँ, मेरे घर पे मेरे जितने भी एरिया में सभी लोग इको फ्रेंडली गणेश बिठाते हैं, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं बढ़ता और सभी लोग ये गणेश उनके घर पे बिठाना, सभी लोग इको फ्रेंडली गणेश सभी लोग बिठाना बोल के ये मेरा ओपिनियन है। यहाँ के कुछ युवाओं ने तो विसर्जन की रस्म के बाद इसी मिट्टी पर पौधे रोपने की परंपरा शुरू की है, ताकि गणपति जब घर पधारे तो खुशहाली का वरदान लाए और विदा लेते वक्त हरियाली की सौगात देकर जाएं। तो भाई कमाल की ये रिपोर्ट थी। और रोमिता, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पर्यावरण के लिहाज से और ईश्वर की आराधना तुमको करना है, लेकिन हमको इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो, और हमको ही तो उसकी सुरक्षा करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और इसलिए कोरोना काल में बहुत अलग तरीके से इस बार हम त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, इको फ्रेंडली गणेश से तो आप मिल लिए, पर अब हम आपको मिलवाते हैं सबसे अनोखे गणपति से, जिसे बनाया गया है नासिक सेंट्रल जेल के कैदियों ने। सुनकर चौंक गए ना आप? है ना कमाल की बात। 6 से 7 कैदियों ने मिलकर जेल के अंदर 700 गणेश मूर्तियां बनाई हैं। जी हाँ, विघ्नहर्ता की ये मूर्तियां देखकर बेहद खूबसूरत होने के साथ ही इनका जो इको फ्रेंडली बनाया गया है, देखिए रिपोर्ट। विघ्नहर्ता गणेश के अलग अलग रूप, अलग अलग रंग की ये मूर्तियां बेहद खास हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि भला गणपति के समय बाजार में मिलने वाली ऐसी ही मूर्तियों से अलग वो कौन सी बात है जो इन्हें खास बनाती है? जवाब ये है कि इन मूर्तियों को जिन हाथों ने तराशा है, जिन हाथों ने सजाया संवारा है, वो नासिक की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों के हाथ हैं। आप हैरान होंगे, चौंक रहे होंगे कि ये तो कमाल की बात है। इतना ही नहीं, जिस स्पेशल स्टोर का फीता काटकर पुलिस के बड़े साहब ने उद्घाटन किया है, वो भी कुछ कम नहीं। ये स्टोर खोला ही गया है कैदियों द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली मूर्तियों को बेचने के लिए। जेल में बनाई गई इन मूर्तियों का निर्माण गोबर और मिट्टी को मिलाकर किया गया है। मूर्तियों को रंगने के लिए किसी तरह के केमिकल युक्त रंग की जगह प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है। जेल के 6 से 7 कैदियों ने मिलकर करीब 700 मूर्तियों का निर्माण किया है। इस स्पेशल स्टोर में कैदियों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ 775 रुपए से लेकर 3000 रुपए में बेची जा रही हैं। हर साल नासिक कारागृह में बंदी लोग गणपति बनाते हैं। वैसा ही ये साल में भी उन्होंने कोरोना का काल रह के फिर भी कम से कम 600 से 700 मूर्ति बनाकर आज नासिक के लोगों के लिए उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है।
नासिक सेंट्रल जेल में बंद कैदियों ने ये साबित किया है कि मौका मिले तो हाथों का हुनर भी दिखा सकते हैं। कैदियों की बनाई ये सभी मूर्तियाँ पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं, यानी पूजा पाठ के बाद इनका विसर्जन करना बेहद आसान रहेगा। यही वजह है कि ये सारी मूर्तियाँ एडवांस में बिक चुकी हैं। नागरिकों को आह्वान करेंगे कि शाडू मूर्ति का ही गणपति ले लो, कि वो डिस्पोजल के लिए अच्छा रहता है। और हमारे गणपति नासिक के लोगों को बहुत पसंद है, कोई मूर्ति रहती नहीं, ये सब ऑल बुक हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए ये गणपति बहुत अच्छा रहता है। अपराध की छाया चाहे कितनी गहरी हो, हुनर को छिपाना और दबाना आसान नहीं होता। नासिक जेल का मकसद भी कैदी को सजा देना ही नहीं, बल्कि उन्हें सुधारना भी है, और विघ्नहर्ता की ये मूर्तियाँ इस बात की सबसे बड़ी गवाही हैं। देखिए, इस बार एक बात होता है कि ये इको फ्रेंडली गणेशोत्सव को देखकर और गणेशानंद को देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी पक्का इस बार मिट्टी के गणेश ही घर लेकर आऊँगा। और ये बात तय है कि जो गणेश हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश होंगे कि आप हमारे पर्यावरण का कितना ख्याल रख रहे हैं। क्यों रोमिता? बिल्कुल, मैं भी इसी तरह से इस बार गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करूंगी। ऐसे ही गणेश जी की मूर्ति अपने घर लेकर आऊंगी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और ऐसी ही पहल से गुड न्यूज़ बनती है जब हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम खबर नहीं बदलते, हम नज़र बदलते हैं। बिल्कुल। और गणेश के बाद अब हम अगला शुभ समाचार राम भक्तों के लिए भी देने जा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर बदलने को लेकर एक और बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। जल्द ही आपको सरयू में क्रूज तैरता नजर आएगा। और बिल्कुल, अयोध्या में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार सरयू की लहरों पर क्रूज चलाने जा रही है, जिसका नाम होगा रामायण क्रूज। हाईटेक होने वाला है, राम भक्ति से ये क्रूज सराबोर होगा। एक झलक आप भी देख लीजिए। अयोध्या से आई है भक्तों के लिए शुभ खबर। सरयू की लहरों पर सवार होने वाली रामायण क्रूज गजब की खूबसूरत, बेहद हाईटेक ये रामायण क्रूज जितनी ज्यादा लग्जरियस होगी, उतनी ही राम भक्ति में डूबी भी होगी। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प का जो सपना देखा था, वो धीरे धीरे आकार ले रहा है। अयोध्या में राम भक्तों को भव्य राम मंदिर से पहले कई तरह की सुविधाएं और तोहफे मिलने वाले हैं। उन्हीं में से होगा ये रामायण क्रूज का तोहफा। रामायण क्रूज 2022 में अयोध्या की सरयू नदी में राम भक्तों और पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगी। रामायण क्रूज को पूरी तरह से रामचरितमानस की रंग में ढाला गया है। रामायण क्रूज पर सेल्फी पॉइंट्स रहेंगे। क्रूज पर सवारी के दौरान रामचरितमानस पर आधारित छोटी छोटी फिल्में भी दिखाने की प्लानिंग है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर नया घाट से क्रूज चलेगा, जो गुप्तार घाट तक जाकर वापस नया घाट पर लौट आएगा। एक टूर 1.5-2 घंटे का होगा और दिन भर में 2 फेरे लगेंगे। पर्यटकों की संख्या के अनुसार फेरे बढ़ाए भी जा सकते हैं। सरयू में चलने वाला रामायण क्रूज वाराणसी के अलकनंदा से बड़ा और 100 लोगों के बैठने के लिए होगा। रामायण क्रूज में सुविधा वाराणसी में चल रहे क्रूज से ज्यादा होंगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, तो एक गंगा के बाद हम लोग सरयू की नदी में भी इस तरह का क्रूज शुरू करें। पहले हम लोगों का प्लान था 2021 में ही शुरू करने का, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव ने थोड़ा प्रोजेक्ट को डिले कर दिया है, तो अब ये 2022 में आएगा। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा की लहरों पर अलकनंदा क्रूज पहले से ही चल रही है। 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के खिड़किया घाट से अलकनंदा क्रूज का फीता काटकर उद्घाटन किया था। वाराणसी के बाद अब बारी अयोध्या की है। अयोध्या में ये जो मेन क्रूज आएगा, इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी 100 व्यक्ति की रहेगी। इवन फैसिलिटीज़ वाइज वो अलकनंदा से भी एक कदम आगे का क्रूज़ रहेगा, लेकिन ये 2022 में हम लोग संभावना देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये चालू हो जाएगा। रामायण क्रूज टूर शुरू होने से न सिर्फ
पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उम्मीद की जा रही है कि इससे बड़े पैमाने पर राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश को इससे बड़े पैमाने पर कमाई भी होगी, क्योंकि यूपी पर्यटन विभाग के मुताबिक सालाना 2 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद ज्यादा लोग पहुंचेंगे। राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में जोर शोर से तैयारी चल रही है। मंदिर निर्माण का काम भी सुपर स्पीड से चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने धार्मिक नगरी अयोध्या के पूरी तरह से कायाकल्प की बड़ी प्लानिंग की है। और चलिए शुभ समाचारों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दुबई में हिंदुस्तान का डंका बजने वाला है। दुबई में पहले अक्टूबर से एक्सपो 2021 की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल रोमिता, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाते भारत के लिए संभावनाओं का सागर है। 192 देशों के महामेले में भारत का पवेलियन भी काफी खास है। ये दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत की तरक्की के साथ ही हिंदुस्तान की कला, संस्कृति और विरासत की शानदार झलक दिखाएगा। आप भी देखिए। संसार में बजेगा हिंदुस्तान का डंका। 192 देशों के महामेले में दुनिया देखेगी न्यू इंडिया की शान। इस बार दुनिया में कारोबार का सबसे बड़ा मेला दुबई में सजने वाला है, जिसमें संसार का सामना आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर बढ़ते भारत से होने वाला है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाता हिंदुस्तान दुबई में होने वाले एक्सपो 2020 के जरिए दुनिया को अपनी संस्कृति, इतिहास, टूरिज्म और ट्रेड की खासियत तो बताएगा ही, निवेश के मौके भी तलाशेगा। फिलहाल भारत के साथ यूएई का बायलैटरल ट्रेड करीब 43 अरब डॉलर का है। भारत अब इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहता है। ये लक्ष्य बड़ा तो है, लेकिन इसे हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। इसकी 2 वजह बताई जाती हैं। पहला तो ये कि दुबई को फिलहाल ग्लोबल ट्रेड मार्केट का हब माना जाता है। दूसरा, भारत और यूएई के बीच रिश्ते पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुए हैं। यही वजह है कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलने वाले एक्सपो 2020 को संभावनाओं का महासागर माना जा रहा है, जिसके जरिए भारत दुनिया भर से आने वाले करीब 2.5 करोड़ लोगों को अपनी शक्ति के सबूत दिखाने को तैयार है। कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर की थीम पर हो रहे एक्सपो 2020 में हिस्सा लेने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। यूं तो हर देश का अलग पवेलियन होगा, लेकिन करीब 500 करोड़ की लागत से तैयार भारत के पवेलियन की शान सबसे निराली होगी। ये संसार के आगे मिनी इंडिया की झलक पेश करेगा। इस पवेलियन में दुनिया को सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहर, उपलब्धियां और तकनीक के साथ तालमेल बैठाकर विकास की राह पर बढ़ते भारत की छवि दिखाई पड़ेगी। भारत के लिए एनबीसीसी दुबई में 4 फ्लोर का शानदार पवेलियन तैयार कर रहा है, जिसकी बाहरी दीवार 600 अलग अलग ब्लॉक्स की मदद से तैयार की गई है। अपनी जगह पर घूमने वाले ये ब्लॉग्स भारत के विकास की कहानी तो कहेंगे ही, आजादी के 75 साल के जश्न और भारतीय कला संस्कृति की झलक भी पेश करेंगे। इकोनॉमी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का हौसला रखने वाले हिंदुस्तान को निवेश की दरकार है, और इस लिहाज से दुबई के महामेले में निवेश और ग्रोथ के नए अवसर तलाश रही कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। तो देखा आपने, बिल्कुल रोमिता, इतनी अच्छी खबरें, वैभव, इतने शुभ समाचार कि मन खुश हो गया देखकर सुबह। बिल्कुल, हम भी एक्साइटेड हो गए। और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हिंदुस्तान का डंका बजने जा रहा है वो कमाल है, और हम किस कदर तरक्की कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, देश दुनिया के शुभ समाचार तो हमने सुन लिए, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि सितारों की दुनिया में क्या चल रहा है। फिल्म स्टार्स हो या टीवी स्टार्स, इंस्टाग्राम इन दिनों सितारों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इंस्टा पर ये सितारे क्या कुछ अजब गजब करते रहते हैं, धमाल मचाते रहते हैं। चलिए देखिए। यार
सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सब लोग इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाता? हाँ, सब्जी बहुत टेस्टी होती है। ये मैन, हाय फ्रेंड्स, कपिल शर्मा शो में काम कर रहा हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे सबसे आगे मेरी वैन लगी है, हालांकि वैन बहुत सारी लगी हैं, लेकिन पहले नंबर पे मेरी लगी है, आगे कुछ भी नहीं है। देखो सर, स्टेज उधर है, ये लास्ट नंबर पे, पहला नंबर उधर है। ओके, तो फिर डिलीट कर दो इसको। ओके बाय, बता। तो देखिए, तमाम आपने शुभ समाचार देखे और मुझे लगता है दर्शकों की भी चाय की प्याली ख़त्म हो चुकी है और मैं और अमिता भी अब जा रहे हैं चाय पीने। पर आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी और सच्ची खबरों के साथ जुड़े रहिए। दुनिया को देखने का नज़रिया पॉजिटिव रखिए। जैसे कि हम खबर नहीं बदलते, सिर्फ नज़र बदलते हैं। अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं। आप भी अच्छे रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।